हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग फोटोसिंथेसिस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी में। इसमें पहले हम लोग देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस का इंट्रोडक्शन, जस्ट हाफ लिप एक्सपेरिमेंट। उसके बाद हाफ लिप एक्सपेरिमेंट के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अर्ली एक्सपेरिमेंट। अर्ली एक्सपेरिमेंट में जैसे कि आपका पहले प्रिस्टलिन एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बाद एंगलमैन के बाद आपका कर्सवान नील, इन सब का एक्सपेरिमेंट देखेंगे। इसके बाद एटीपी और एनएडी एक्चुअली में फोटोसिंथेसिस होती कहाँ पे है, इस टॉपिक को इंस्टीट्यूट ने बताया, तो उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जैसे लाइट रिएक्शन करेना में होती है, डार्क रिएक्शन आपका स्टोमा में होती है। लाइट रिएक्शन में एटीपी एनएडीपी HO2 बनता है, डार्क रिएक्शन में आपका ग्लूकोज यानी कि स्टार्च का सिंथेसिस होता है। इतना देखने के बाद हम लोग टाइप ऑफ पिगमेंट देखेंगे, जैसे उसको पेपर क्रोमेटोग्राफ से कैसे सेपरेट करते हैं। 4 टाइप के पिगमेंट हैं जो। उसके बाद लाइट रिएक्शन। इतना डिस्कस करने के बाद आगे वाला पार्ट नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके, तो वीडियो को एंजॉय करिए। इस वीडियो में यही मिले। जैसा कि आप लोगों को पता है, क्लास 11th स्टूडेंट्स को टर्म टू में आप लोगों का सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का सिर्फ सेल डिवीजन चैप्टर नंबर 10 आ रहा है। आप इसको हम नहीं कर रहे हैं। हम लोग स्टार्ट करें प्लांट फिजियोलॉजी में चैप्टर नंबर 13 आ रहा है। 13, 14 और 15 टोटल प्लांट फिजियोलॉजी में 5 चैप्टर है। इसमें से चैप्टर नंबर 13 फोटोसिंथेसिस इन प्लांट आज स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद रिस्पायरेशन करेंगे, देन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेंगे। ये आपका 12 नंबर का है प्लांट फिजियोलॉजी से। वहीं पे ह्यूमन फिजियोलॉजी से 18 मार्क का है। 18 मार्क में ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपका 17, 18, 19, 20, 21, 22 इन चैप्टर आएगा। तो सीक्वेंस ये रहेगा, पहले प्लांट फिजियोलॉजी का फोटोसिंथेसिस प्लांट स्टार्ट कर दें, उसके बाद रिस्पायरेशन, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट, उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी करेंगे। उसके बाद उसी बीच में सेल डिवीजन कवर कर लेंगे। तो टोटल 35 मार्क आप लोगों का टर्म टू के लिए पहले हो जाएगा, और जो बचा हुआ है उसको भी कवर किया जाएगा। ठीक है, जब कवर किया जाएगा तो बता दिया जाएगा। अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम फोटोसिंथेसिस हाई प्लांट। ओके, चैप्टर नंबर 13 एनसीईआरटी का हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी करेंगे। और प्लांट फिजियोलॉजी में पहले फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, उसके बाद प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये 3 चैप्टर के बाद जो चैप्टर ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन, ये तो जो बच रहे हैं उसको किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3 चैप्टर, तो उसमें से भी पहले हम लोग चैप्टर नंबर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट करने वाले हैं। अब इस फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में इस चैप्टर का जो ये नेम है, इसको थोड़ा सा तोड़ के इसको समझने की कोशिश करते हैं। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, आपने प्रीवियसली 9th 10th में साइंस में पढ़ के आ भी रखा है। और फोटोसिंथेसिस करता कौन है? लोअर प्लांट, हायर प्लांट। आपका यहाँ पे हायर प्लांट में फोटोसिंथेसिस देख रहे हैं। फोटो का मतलब हो गया लाइट, और सिंथेसिस का मतलब हो गया बनाना, फॉर्मेशन करना। तो यहाँ पे फूड की सिंथेसिस होगी किसकी प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में। किसके द्वारा? हायर प्लांट के द्वारा। अब ये आपने ऑलरेडी पढ़ा, जस्ट मैं रिकॉल करवा रहा हूँ आप लोगों को कि ये आपकी हायर प्लांट की लीफ दिख रही है, और लीफ में होता है क्लोरोफिल स्ट्रक्चर, क्लोरोफिल होता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि लाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट ये क्लोरोफिल पे गिर रही है, और यहाँ पे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन से सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल में बनता क्या है? शुगर। ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। क्यों एनाबॉलिक प्रोसेस है? क्योंकि इसमें फॉर्मेशन हो रहा है, फूड का फॉर्मेशन हो रहा है। जबकि जब हम रिस्पायरेशन पढ़ेंगे वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है, क्योंकि इसमें ब्रेकडाउन होता है। ये जो शुगर बना है इसी का ब्रेकडाउन होता है रिस्पायरेशन में। खैर वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं एनसीईआरटी पे। एक बार रिकॉल हो गया 9th 10th में जो आपने करके आ रखा है ऑलरेडी। अब ये एनसीईआरटी में ये बता रखा है कि ऑल एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग भी फूड के लिए प्लांट पर डिपेंड करते हैं। अब ये प्लांट फूड कहाँ से तैयार करते हैं? पौधे अपना फूड कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो ग्रीन प्लांट, जो हरे पौधे ग्रीन प्लांट हैं, ये फूड की सिंथेसिस करते हैं, खुद से करते हैं, अपना फूड खुद से बनाते हैं। और इनके फूड पे और सभी ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं। अन्य सभी ऑर्गेनिज्म भी अपनी आवश्यकता के लिए इसी प्लांट पर निर्भर करते हैं। ग्रीन प्लांट मेक और रेदर सिंथेसिस फूड दे नीड थ्रू फोटोसिंथेसिस। यानी कि ग्रीन प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाते हैं, और इसीलिए जो ग्रीन प्लांट है वो ऑटोट्रॉफ होते हैं। चैप्टर नंबर 2 जस्ट पीछे बायोलॉजी क्लासिफिकेशन याद करिए, उसमें 5 किंगडम में जो किंगडम प्लांटी था, किंगडम प्लांटी में मोस्टली प्लांट्स ऑटोट्रॉफ होते हैं, मीन्स अपना फूड खुद बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस से। तो इसमें अगर हम पूछें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है प्लांट में, तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है ओनली इन प्लांट। ये एनसीईआरटी ने थोड़ा सा यहाँ पे ओनली निकलना चाहिए, क्योंकि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ओनली प्लांट में ही नहीं बल्कि आपके कुछ प्रोटिस्टस में देखने को मिलता है, प्रोटिस्टा, और कुछ मोनेरन्स में साइनोबैक्टीरिया कीमोटोट्रॉफ और फोटोऑटोट्रॉफ होता है। ऐसे किंगडम प्रोटिस्टा में जो यूग्लिनोइड होता है वो भी फोटोसिंथेसिस करता है, ऑटोट्रॉफ होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ऐसा नहीं है, किंगडम प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर्स, किंगडम मोनेरा का साइनोबैक्टीरिया और किंगडम प्लांटी के मेंबर्स ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। ओनली प्लांट, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, आप चाहो तो साइड में लिख लो। बाकी लिखा है ऑल अदर ऑर्गेनिज्म इस ग्रीन प्लांट पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए, तो इसलिए ऑल अदर ऑर्गेनिज्म जो हो जाएंगे वो हेटेरोट्रॉफ हो जाएंगे। ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है वो एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। वो एक कैसी प्रोसेस है? वो एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। उसके बाद जस्ट वेट, मार्कर थोड़ा सा ले लेते हैं। ठीक, ग्रीन प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होता है, ये ध्यान रखना है कैसी प्रोसेस है। ये फोटोसिंथेसिस एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, जिसमें इस फिजियोकेमिकल प्रोसेस में होता क्या है, फोटोसिंथेसिस में होता क्या है कि लाइट एनर्जी का यूज करके ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस की जाती है, यानी कि फूड की सिंथेसिस की जाती है। अल्टीमेटली ऑल लिविंग बीइंग्स जो अर्थ पर हैं
वो एनर्जी के लिए सनलाइट पर डिपेंड करते हैं। प्लांट क्या करता है, एनर्जी का यूज करता है सनलाइट से और फोटोसिंथेसिस करता है, और यही अर्थ पर जितने भी लाइफ है उसका बेसिस यही है, यानी कि सनलाइट ही लाइफ का बेसिस है। फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है दो रीजन की वजह से, जिसमें से पहला रीजन अगर देखा जाए तो फर्स्ट रीजन है कि प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ, फोटोसिंथेसिस ये अर्थ पर जो जितने भी फूड्स हैं, सभी प्रकार के जितने भी फूड्स हैं, उसका प्राइमरी सोर्स यही होता है। इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर बाय द ग्रीन प्लांट। दो रीजन यहाँ पे इन साइड दे रखा है, एक तो प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड, सेकंड रिलीज ऑक्सीजन बाय ग्रीन प्लांट। तो ये दो रीजन होंगे। अब हम आते हैं व्हाट डू वी नो। तो यहाँ पे जो शेट्टी ने बता रखा ना, इतना तो समझ में आ गया होगा, यहाँ पे कुछ खास नहीं है, आप पीछे जस्ट जो पढ़ के आए हो वही है। नाउ व्हाट डू वी नो मैम, हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वी ऑलरेडी नो अबाउट फोटोसिंथेसिस। अब आपने अर्लियर क्लास में ये कुछ एक्सपेरिमेंट, सिंपल एक्सपेरिमेंट किया होगा, जिसमें ये शो हुआ होगा कि क्लोरोफिल, लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीन चीज़ें फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। क्लोरोफिल, लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी आप जानते हो। अब इसका हम लोग एक्सपेरिमेंट देखेंगे। अब क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट में देखेंगे स्टार्च फॉर्मेशन के लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसमें क्या लेंगे कि दो लीव्स लेंगे, दो लीफ में एक लीफ वेजिटेटेड लीफ या ऐसी लीफ जो पार्शियली कवर्ड होगी ब्लैक पेपर से, और आधी पार्शियली मतलब आधी कवर्ड होगी ब्लैक पेपर से, और आधी लीफ जो है वो एक्सपोज होगी लाइट में, मतलब उसके ऊपर लाइट पड़ेगी। जैसे मैं इसको फिगर से दिखाता हूँ। सपोज दैट ये लीफ है एक प्लांट की, ये प्लांट की लीफ है। अब इस प्लांट की लीफ के पार्शली हम कवर कर देंगे, किससे, पार्शली कवर करेंगे ब्लैक पेपर से। तो या इतना हमने क्या कर दिया, इसको ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, ये इतना पार्ट इसका ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। स्क्रीन ब्लैक है तो इसको हम क्या करते हैं, स्क्रीन को वाइट दूसरे कलर के कर देते हैं, नहीं चलिए ठीक है, अब दिख रहा होगा। और आधा जो है इसको एक्सपोज कर दिया सनलाइट में। तो जब ये सनलाइट इस पर पड़ेगी इस लीफ के ऊपर, तो क्या होगा, इसके लीफ के ऊपर इस सनलाइट पड़ रही है, ठीक। तो जो पार्ट ब्लैक पेपर से कवर्ड नहीं है, ये पार्ट में स्टार्च का फॉर्मेशन होगा, और जो पार्ट ब्लैक पेपर से कवर है वहाँ पे स्टार्च फॉर्मेशन नहीं होगा। इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि फोटोसिंथेसिस के लिए, स्टार्च फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि स्टार्च फॉर्मेशन फोटोसिंथेसिस से ही होता है, इसके लिए क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, यानी कि लाइट चाहिए, और इस लीफ में चूंकि क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोप्लास्ट भी चाहिए। ये दो चीज़ तो कंफर्म हो गई ना। अभी कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सपेरिमेंट है उसको भी जस्ट एनसीईआरटी ने कंफर्म किया आगे। खैर कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है क्या क्या चाहिए, तीन चीज़ें चाहिए, कौन कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट और क्लोरोफिल। तो इस एक्सपेरिमेंट से तो ये कंफर्म हो गया कि लाइट और क्लोरोफिल, ये दो चीज़ तो चाहिए ही चाहिए स्टार्च फॉर्मेशन के लिए। तो अब देखिए जरा, ऑन टेस्टिंग जब इस लीफ का टेस्ट करेंगे फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, इट वाज क्लियर दैट फोटोसिंथेसिस अकर ओनली इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ। मीन्स फोटोसिंथेसिस सिर्फ लीफ के ग्रीन पार्ट पे होगी और लाइट की प्रेजेंस में होगी। ये एक्सपेरिमेंट ये चीज़ प्रूव करता है। अब ये सेकंड एक्सपेरिमेंट है। एक तो हो गया ब्लैक पेपर से कवर, जिसमें कि कंफर्म हो गया कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट और ग्रीन पार्ट, प्लांट की लीफ का ग्रीन पार्ट जरूर रिक्वायर्ड होता है। अब ये सेकंड एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट को जरा यहाँ से समझते हैं। यहाँ पे क्या लिया गया है कि एक लीफ है, लीफ को KOH सोल्यूशन में डुबो दिया गया। हाफ लीफ के आधे पार्ट को ये जो है KOH की बोतल है जिसमें KOH का सोल्यूशन है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, इसमें फिल कर दिया गया, भर दिया गया। अभी KOH का क्या यहाँ पे रोल है, KOH कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये इसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पा रही है, इतना जो लीफ का इतना पार्ट है इसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पा रही है। अब क्या किया गया, इसको सनलाइट में रख दिया गया, देखा गया कि फिर कि जो पार्ट बोतल के अंदर है, लीफ का जो पार्ट बोतल के अंदर है वहाँ पे स्टार्च की सिंथेसिस नहीं हो पा रही है, और जो पार्ट बाहर है जिसपे सनलाइट पड़ जा रही थी वहाँ पे स्टार्च की सिंथेसिस हो रही थी। तो इसको बोलते हैं मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ होता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए, यानी कि स्टार्च सिंथेसिस के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी रिक्वायरमेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी होता है। वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने लैंग्वेज में लिखा है एनसीईआरटी ने। अनदर एक्सपेरिमेंट कैरी आउट, जिसमें क्या करेंगे, लीफ को टेस्ट ट्यूब में लीफ के आधे पार्ट को
किसमें करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में जिसमें KOH सोल्यूशन है, KOH सोक्ड कॉटन रखा गया है, उसमें बंद कर देंगे। अब KOH सोक्ड कॉटन क्या करेगा, CO2 गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा, जबकि आधी लीफ का पार्ट जो है एयर में एक्सपोज्ड रहेगा। अब इस सेटअप को हम लाइट में रख देंगे कुछ टाइम के लिए, फिर उसका टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि स्टार्च का जो सिंथेसिस है या स्टार्च की जो प्रेजेंस है वो लीफ के आधे पार्ट में है और उस पार्ट में है जो एक्सपोज्ड पार्ट था लीफ का वो पॉजिटिव स्टार्च दे रहा है, जबकि जो ट्यूब के अंदर फील्ड था पोर्शन उस नेगेटिव टेस्ट दे रहा है, यानी कि स्टार्च की सिंथेसिस वहां पे नहीं हो पा रही है। इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड भी फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होती है। अब कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट यहाँ पे हैं। तो अर्लियर एक्सपेरिमेंट में हम फोटोसिंथेसिस का जो डेवलपमेंट और अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस के डेवलपमेंट को प्रॉपर अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट हैं, उसको देखेंगे। तो पहले जोसेफ प्रिस्टले जो कि 1770 में एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था, उसमें उन्होंने ये रिवील किया था कि ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट के लिए एयर का इसेंशियल रोल होता है। प्रिस्टले ने एक केमिस्ट्री में आपका दिया भी है कि प्रिस्टले ने 1774 में ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी। प्रिस्टले ने ये ऑब्जर्व किया कि अगर बर्निंग कैंडल को एक क्लोज स्पेस मतलब एक बेलजार में रख दिया जाए, कोई जलती हुई मोमबत्ती को बेलजार में रख दिया जाए तो वो जल्दी ही बुझ जाती है। सिमिलरली अगर एक चूहे को, एक माउस को क्लोज स्पेस में रख दिया जाए तो जल्दी सफोकेट फील करने लगता है, उसका दम घुटने लगता है। इससे प्रिस्टले ने कंक्लूजन क्या निकाला कि बर्निंग कैंडल और एनिमल जो ब्रीद करते हैं, एयर ब्रीद करते हैं, जो वो दोनों कैसे भी एयर को डैमेज करते हैं, ये उनका कंक्लूजन था। लेकिन जब उन्होंने क्या किया, प्रिस्टले ने एक मिंट प्लांट को बेलजार में रखा और उसके साथ साथ उससे देखा कि जब बेलजार में मिंट प्लांट था तो माउस भी लाइव रहा और कैंडल भी कंटिन्यू बर्न करती रही। प्रिस्टले ने एक हाइपोथेसिस दिया कि प्लांट जो है वो एयर को रिस्टोर करता है, उस एयर को रिस्टोर करता है जिसको ब्रीदिंग एनिमल और बर्निंग कैंडल रिमूव कर लेते हैं। ये प्रिस्टले की हाइपोथेसिस थी। खैर, इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाएगा प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट किस चीज़ के लिए था। तो प्रिस्टले ने एक तो ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी, दूसरा इन्होंने ये बताया था कि जो ग्रीन प्लांट होते हैं, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स जैसे माउस हो गया, वो विदाउट एयर के सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और सीधा सा जो प्रिस्टले ने क्या बताया था कि ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपका आ सकता है। और इनका एक्सपेरिमेंट जो था उसमें इन्होंने कौन सा प्लांट यूज किया था, मिंट प्लांट यूज किया था। अब सेकंड साइंटिस्ट हैं, प्रिस्टले हो गए, इन्होंने ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी और बेलजार एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। सेकंड साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है जॉन इंजन हॉज। जॉन इंजन हॉज ने अपना एक्सपेरिमेंट 1730 से 1799 तक किया था। इन्होंने वही प्रिस्टले का सिमिलर सेटअप यूज किया था, बस इन्होंने एक बार इस सेटअप को डार्क में रखा, एक बार सनलाइट में रखा। हुआ क्या, से क्या हुआ कि सो दैट सनलाइट इज इसेंशियल टू प्लांट प्रोसेस। तो प्लांट की इस प्रोसेस के लिए सनलाइट जरूरी होती है, इससे ये शो हुआ। समहाउ कैसे भी ये जो प्रोसेस है इसमें बर्निंग कैंडल और ब्रीदिंग एनिमल से जो एयर फाउल हो चुकी है, जो एयर गंदी हो चुकी है, उसको ये क्या करता है, प्यूरिफाई करता है। इससे ये प्रूफ हुआ। आगे इंजन हॉज ने एक एलिगेंट एक्सपेरिमेंट एक्वेटिक प्लांट के साथ किया और उस एलिगेंट जो एक्वेटिक प्लांट का एक्सपेरिमेंट किया इंजन हॉज ने, किसमें, ब्राइट सनलाइट की प्रेजेंस में किया। उसमें क्या हुआ, ग्रीन पार्ट जो प्लांट का ग्रीन पार्ट था वो स्मॉल बबल फॉर्म कर रहा था। ग्रीन पार्ट के अराउंड स्मॉल बबल बन रहे थे, जबकि डार्क में स्मॉल बबल नहीं बन रहे थे। फिर से देख लीजिए, जब इंजन हॉज ने क्या किया कि अपने एक्सपेरिमेंट में एक्वेटिक प्लांट का यूज किया ब्राइट सनलाइट की प्रेजेंस में, एक बार डार्क में। तो जब ब्राइट सनलाइट की प्रेजेंस में यूज किया तो क्या देखा कि ग्रीन पार्ट के अराउंड बबल का फॉर्मेशन हो रहा है, जबकि डार्क में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। बाद में ये बबल्स ऑक्सीजन के रूप में आइडेंटिफाई किए गए। हेंस इन्होंने क्या शो कर दिया कि दैट इट इज ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कुड रिलीज द ऑक्सीजन। सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पार्ट ही, प्लांट के ग्रीन पार्ट ही ऑक्सीजन को रिलीज कर सकते हैं। तो ये जॉन इंजन साहब का एक्सपेरिमेंट हो गया। इन्होंने ये बताया कि लाइट एंड ग्रीन कलर, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट एंड ग्रीन कलर, एंड आल्सो इन्होंने ये सजेस्ट किया कि ऑक्सीजन का जो रिलीज होता है वो लाइट की प्रेजेंस में होता है और प्लांट के ग्रीन पार्ट से होता है। ये जॉन इंजन का एक्सपेरिमेंट था और इसका ये कंक्लूजन था। अब आगे चलते हैं। नाउ अब थर्ड साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है जूलियस वान सैक। अब इनका क्या रोल है, इन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था। तो जूलियस वान सैक ने पहले तो 1854 तक इस चीज़ की जानकारी नहीं थी कि जब प्लांट ग्रो करता है तब ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है। इस चीज़ का एविडेंस, इस चीज़ का प्रूफ जूलियस वान सैक ने दिया था।
ये जब प्लांट ग्रो करता है तो ग्लूकोज का प्रोडक्शन भी करता है। ग्लूकोज एक्चुअली में प्लांट में स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। वहीं पे अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल में ग्लूकोज स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। खैर, अब लेटर स्टडी, बाद की स्टडी में ये पता चला, ये शो हुआ कि जो ग्रीन सबस्टेंस है प्लांट में, जो ग्रीन सबस्टेंस होता है एक्चुअली में क्लोरोफिल है, और ये क्लोरोफिल लोकेटेड होता है प्लांट सेल के क्लोरोप्लास्ट में। ग्रीन प्लांट में ही फाउंड दैट ग्रीन पार्ट इन प्लांट में जो ग्रीन पार्ट है वहीं पे ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज यूजुअली स्टोर होता है एज ए स्टार्च के फॉर्म में। ये सेकंड दूसरी बार लाइन लिख दिया एनसीईआरटी ने, एक ऊपर लिखा ही था ग्लूकोज यूजुअली स्टोर एज स्टार्च, और लास्ट में भी दोबारा लिख दिया। अब नाउ कंसीडर ए इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट है जिसको किया था TW एंगलमैन ने 1843 से 1909 तक। अब इसको देखते हैं। अब ये जो एंगलमैन थे, एंगलमैन ने किया क्या कि एक प्रिज्म का यूज किया, प्रिज्म का यूज करके उन्होंने लाइट को स्प्लिट कर दिया उसके स्पेक्ट्रल कंपोनेंट में। यहाँ तक बात क्लियर है? प्रिज्म का यूज किया, फिर लाइट को उसके स्पेक्ट्रल कंपोनेंट में स्प्लिट कर दिया प्रिज्म की हेल्प से। उसके बाद ग्रीन एल्गा, एक क्लेडोफोरा ग्रीन एल्गा है जो, इसको एरोबिक बैक्टीरिया के सस्पेंशन में रख दिया। क्लेडोफोरा को, जो कि ग्रीन एल्गा है, एरोबिक बैक्टीरिया के सस्पेंशन में रख दिया और उसके ऊपर फिर लाइट इल्यूमिनेट किया, लाइट को डाल दिया। अच्छा, बैक्टीरिया क्यों रखा गया था? बैक्टीरिया, जो एरोबिक बैक्टीरिया का यूज क्यों किया गया इस एक्सपेरिमेंट में? ताकि ऑक्सीजन इवोल्यूशन की साइट को डिटेक्ट किया जा सके, किस स्थान से ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, इस चीज का डिटेक्शन हो सके। एंगलमैन ने ऑब्जर्व क्या किया है? इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब बैक्टीरिया मेनली ब्लू और रेड रीजन में एक्यूमुलेट हो रहे हैं, जो स्प्लिट स्पेक्ट्रम था उसमें चूंकि विबिग्योर था, विबिग्योर में से सिर्फ ब्लू और रेड लाइट रीजन में ही बैक्टीरिया एक्यूमुलेट हो रहे थे, मेनली यहीं पे एक्यूमुलेट हो रहे थे। तो ये फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम था फोटोसिंथेसिस के लिए जो डिस्क्राइब किया गया था इस प्रकार से। अब मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी द की फीचर ऑफ द प्लांट फोटोसिंथेसिस वेयर नोन देयर दैट प्लांट क्या करता है? प्लांट यूज लाइट एनर्जी टू मेक, प्लांट लाइट एनर्जी का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से कार्बोहाइड्रेट बनाता है। अब यहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस का एम्पिरिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट किया गया है क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लाइट की प्रेजेंस में ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है और ऑक्सीजन इवॉल्व भी करता है, ऑक्सीजन का इवोल्यूशन भी करता है। अब कार्बोहाइड्रेट का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो है CH2O, ये कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे ग्लूकोज अगर हो तो ग्लूकोज 6 कार्बन का एक शुगर है। नाउ अगले साइंटिस्ट हैं कैरोलस वान नील। कैरोलस वान नील का ग्रेट रोल है। इनका जो एक्सपेरिमेंट था कैरोलस वान नील, इन्होंने कब से कब तक किया था एक्सपेरिमेंट? 1897 से 1985 तक। इनका जो एक्सपेरिमेंट था, ये पहली बात ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे और फोटोसिंथेसिस को समझने के लिए इनका कंट्रीब्यूशन माइलस्टोन साबित हुआ। इन्होंने एक्सपेरिमेंट में, इनकी जो एक्सपेरिमेंट था वो बेस्ड था ग्रीन, पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया पर आधारित था। डेमोन्स्ट्रेट क्या किया कि फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है जिसमें सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से हाइड्रोजन ऑब्टेन होता है और हाइड्रोजन डेमोन्स्ट्रेट होता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है कार्बोहाइड्रेट में। ये रहा आपका H2A। यहाँ से क्या होगा कि हाइड्रोजन रिलीज होगा, हाइड्रोजन मिलेगा और ये हाइड्रोजन इस कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोहाइड्रेट में। ये बात क्लियर हो गई। आगे ग्रीन प्लांट में वाटर एक हाइड्रोजन डोनर का काम करता है। वाटर इज ए हाइड्रोजन डोनर एंड खुद ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। वो कौन से ऑर्गेनिज्म हैं? जैसे पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, इसमें H2S हाइड्रोजन डोनर होता है। वाटर के बजाय यहाँ पे हाइड्रोजन डोनर H2S होता है। किसमें? पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में। ओके, अब ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इज सल्फर। अब यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट रहेगा, अगर नॉर्मली यहाँ पे वाटर होता H2S की जगह पे तो जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होता O2 होता, लेकिन यहाँ पे H2S है तो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट सल्फर और सल्फेट होता है। ये डिपेंड करता है, और ये सल्फर और सल्फेट होगा डिपेंडिंग ऑन ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे लेकिन ऑक्सीजन नहीं रिलीज होगा क्योंकि यहाँ पे ग्रीन पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है। हेंस इन इनफेयर दैट ऑक्सीजन इवॉल्व होता है ग्रीन प्लांट के से, और ये वाटर से आता है। ऑक्सीजन वाटर से आता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। ये रिएक्शन है आपकी। अगर इस रिएक्शन से पूछा जाए कि ये जो ऑक्सीजन आ रहा है, ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, तो ये ऑक्सीजन आपका वाटर से आ रहा है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। और ये जो आपका कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बन रहा है, ये एक्चुअली में कार्बन डाइऑक्साइड से बन रहा है। तो अगर पूछा जाए ये फोटोसिंथेसिस में O2 कहाँ से रिलीज हुआ है, तो वाटर से रिलीज हुआ है। वाटर का जो ऑक्सीजन है वो इवॉल्व हुआ है। दिस वाज लेटर। अब इस एक्सपेरिमेंट को लेटर बाद में प्रूव किया गया रेडियो आइसोटोप टेक्निक से। ये नीचे आपका दिया हुआ है, मैंने बता भी दिया आपको। अब
यहाँ पे जो फार्मूला आपको बताया गया कि C6H12O6 आपका ये ये आपका ग्लूकोज है। ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है फ्रॉम वाटर से, ऑक्सीजन रिलीज फ्रॉम वाटर। दिस वाज प्रूव्ड यूजिंग रेडियो आइसोटोप टेक्निक। नोट दैट इज नॉट ए सिंगल। ओके, अब आते हैं, अच्छा, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन एक मल्टीपल स्टेप प्रोसेस है, ये भी ध्यान रखना है। अब वेयर डज द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। अब फोटोसिंथेसिस होती कहाँ पे है? पहले तो जो प्लांट के ग्रीन पार्ट है, यानी कि प्लांट की जो ग्रीन लीफ है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होती है। ये तो अर्लियर में आपने सीख भी रखा है। बट फोटोसिंथेसिस हरी पत्तियों में तो होती ही है, मतलब जो ये राइट चीज़ है कि फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन ग्रीन लीफ ऑफ द प्लांट के हरी पत्तियों में फोटोसिंथेसिस होती है। बट लेकिन इट डज शो, फोटोसिंथेसिस प्लांट के कुछ अदर ग्रीन पार्ट में भी शो होती है। तो उसका पूछा है कि कुछ आप नाम सजेस्ट करिए कि फोटोसिंथेसिस लीफ में तो होती है, तो सबको पता है, आप 9th-10th में भी सीखते चले आ रहे हो कि प्लांट के जो ग्रीन लीफ होती है उसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है वहीं पे फोटोसिंथेसिस होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जिसमें फोटोसिंथेसिस लीफ में नहीं बल्कि स्टेम में भी होती है, जैसे कि आपुंसिया प्लांट है। वहाँ पे चूंकि मॉडिफिकेशन हो जाता है तो वो जो लीफ होती है मॉडिफाई होकर स्टेम बना लेती है, तो स्टेम में फोटोसिंथेसिस होता है आपुंसिया में। ऐसे कुछ एक्वेटिक प्लांट है जिसमें रूट में होती है। तो ये चीज़ होगी फोटोसिंथेसिस लीफ के अलावा और भी ग्रीन पार्ट में होती है, अदर पार्ट में भी होती है प्लांट के। अब जो लीफ की जो मेजोफिल सेल होती है, ये भी आपने जब आपने एनाटॉमी या फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा होगा तो वहाँ पे जो लीफ की मेजोफिल सेल होती है वहाँ पे लार्ज नंबर में क्लोरोप्लास्ट होता है। लीफ की मेजोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट लार्ज नंबर में होता है। अब क्लोरोप्लास्ट खुद को मेजोफिल सेल की वॉल के साथ अलाइन करके रखता है, जिससे वो क्या कर सके कि लाइट की ऑप्टिमम क्वांटिटी को प्राप्त कर सके, ये चीज़ हो जाएगी। अब क्लोरोप्लास्ट का अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये भी आपने सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में क्लोरोप्लास्ट दे रखा था। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है। इसमें ग्रेना होता है, स्टोमा लैमेली होती है एंड स्टोमा मैट्रिक्स होता है। स्टोमा मैट्रिक्स फिगर देख लीजिए जरा, उसके बाद हम आगे देखते हैं। ये फिगर है क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन में है और एक इनर मेम्ब्रेन है। ये आउटर मेम्ब्रेन रही, ये इनर मेम्ब्रेन रही, और ये रहा स्ट्रोमा लैमेली जो एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से जोड़ रही है। और ये जो लिक्विड है ये क्लोरोप्लास्ट का, ये हो गया आपका स्टोमा। और इसमें छोटे छोटे से राइबोसोम भी हैं, स्टार्च ग्रेन्यूल भी हैं, लिपिड ड्रॉपलेट भी है। खैर, अब आते हैं यहाँ पे लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन की बात आगे करेंगे। अब यहाँ पे जो मेम्ब्रेन सिस्टम है, अच्छा पहले इसके क्लियर का डिवीजन, जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें क्लियर डिवीजन ऑफ लेयर देखा जाता है। क्लोरोप्लास्ट में जो मेम्ब्रेन सिस्टम है ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब लाइट एनर्जी को ट्रैप करने के बाद एटीपी और NADPH की सिंथेसिस होती है। एटीपी और NADPH की सिंथेसिस होती है, ये तो होती है ग्रेना में। ध्यान रखना, लाइट एनर्जी की ट्रैपिंग और देन एटीपी और NADPH की सिंथेसिस ये कहाँ पे होती है? ये होती है क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में, और इसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन। अब आगे स्ट्रोमा में एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है। एंजाइमेटिक रिएक्शन में शुगर की सिंथेसिस होती है। बाद में ये शुगर स्टार्च में चेंज हो जाता है। बाद में ये जो शुगर है स्टार्च में चेंज हो जाता है। अब आगे बताया है कि फार्मर सेट ऑफ रिएक्शन सिंस दे आर डायरेक्टली लाइट ड्राइवन। तो लाइट रिएक्शन की मतलब ये बात कर रहा है कि जब एटीपी और NADPH बना था तो वो लाइट रिएक्शन या फोटोकेमिकल रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन और फोटोकेमिकल रिएक्शन कहाँ पे होती है? क्लोरोप्लास्ट में, तो ग्रेना में होती है। और जो बाद की रिएक्शन है जिसमें जो स्टोमा में हो रही है और शुगर का फॉर्मेशन कर रही है वो डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड नहीं कर रही है, लेकिन लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रही है, मतलब एटीपी और NADPH पर डिपेंड कर रही है। तो इसलिए इसको बोला जाता है डार्क रिएक्शन या कार्बन रिएक्शन। ध्यान रखना दोनों नाम, डार्क रिएक्शन या कार्बन रिएक्शन कहाँ पे होती है? स्टोमा में होती है। लाइट रिएक्शन को फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं, कहाँ पे होती है? ग्रेना में होती है। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये क्लोरोप्लास्ट है। अगर इसमें पूछा जाए कि वो लोकेशन बताइए, वो लोकेशन आइडेंटिफाई करिए जहाँ पे लाइट रिएक्शन होती है, तो ग्रेना, ये ग्रेना है ना, तो यहाँ पे लाइट रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन की साइट ये है, लाइट रिएक्शन का लोकेशन ये है। क्लोरोप्लास्ट में लाइट रिएक्शन ग्रेना में होती है और लाइट रिएक्शन में एटीपी और NADPH का फॉर्मेशन होता है। जबकि डार्क रिएक्शन कहाँ पे होते हैं? यहाँ पे। डार्क रिएक्शन को कार्बन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो इस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन या कार्बन रिएक्शन होती है। इसमें क्या बनता है? शुगर बनता है जो कि बाद में स्टार्च में चेंज हो जाता है। तो ये बात तो क्लियर हो गई है। अब आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है हाउ मेनी टाइप ऑफ पिगमेंट आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। अब अगर आप किसी प्लांट को ऑब्जर्व करोगे, किसी प्लांट की लीफ को ऑब्जर्व करोगे तो लीफ कैसी होती है? स्वाभाविक सी बात है, ग्रीन कलर की होती है। बट प्लांट की लीफ ग्रीन कलर के अलावा और भी कलर शो करती हैं, तो वो कैसे और क्यों, ये चीज़ का हमको आंसर चाहिए। तो इस चीज़ को आंसर पाने के लिए हम क्या करेंगे,
लीफ पिगमेंट को सेपरेट करेंगे, किसी भी ग्रीन प्लांट के लीफ पिगमेंट को सेपरेट करेंगे किस मेथड से, पेपर क्रोमेटोग्राफी मेथड से। तो इसमें इसको ध्यान रखना कि लीफ पिगमेंट को सेपरेट करने के लिए कौन सी प्रोसेस होती है, तो लीफ पिगमेंट को सेपरेट करने के लिए पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है। जब हम पेपर क्रोमेटोग्राफी से लीफ पिगमेंट को सेपरेट करेंगे तो क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन से हमको क्या शो होगा, हम देखेंगे कि लीफ में एक सिंगल पिगमेंट की वजह से कलर शो नहीं होता, बल्कि 4 पिगमेंट की वजह से प्लांट में जो लीफ है उसका कलर शो होता है। 4 पिगमेंट कौन कौन से हैं, एक है क्लोरोफिल ए, दूसरा है क्लोरोफिल बी, तीसरा है जेंथोफिल और फोर्थ है कैरोटिनॉइड। क्लोरोफिल ए की वजह से कलर जो आता है ब्राइट से ब्लू ग्रीन कलर का आता है। जो क्लोरोफिल ए पिगमेंट है उसकी वजह से लीफ की कलर ब्राइट से ब्लू ग्रीन होती है, किसमें, क्रोमेटोग्राम में। क्लोरोफिल बी की वजह से येलो ग्रीन होता है कलर, क्लोरोफिल बी की वजह से येलो ग्रीन कलर दिखता है। जेंथोफिल की वजह से येलो कलर दिखता है और कैरोटिनॉइड की वजह से येलो से येलो ऑरेंज दिखता है। तो ये 4 पिगमेंट हो गए। चारों पिगमेंट कौन सा कलर शो करता है, क्लोरोफिल ए ब्राइट से अब ब्लू ग्रीन, क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन, जेंथोफिल येलो, कैरोटिनॉइड येलो से येलो ऑरेंज। तो ये 4 पिगमेंट हो गए जिसको हमने कैसे सेपरेट किया है, पेपर क्रोमेटोग्राफी से। तो ये पेपर क्रोमेटोग्राफी आपको दिख रही है, क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पे लीफ स्ट्रेन दिया हमने और फिर ये 4 हमारे पास 4 पिगमेंट सेपरेट निकले, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए, जेंथोफिल और कैरोटिनॉइड। कलर आपको ऑलरेडी पता है कि क्लोरोफिल ए की वजह से कौन सा कलर आता है, तो क्लोरोफिल ए की वजह से आपका आता है ब्राइट से ब्लू ग्रीन कलर आता है। क्लोरोफिल बी की वजह से क्या आता है, येलो ग्रीन आता है। तो क्लोरोफिल बी आपका देखो येलो ग्रीन, आपको थोड़ा सा येलो ग्रीन लग रहा है। ये कैरोटिनॉइड कैसा कलर शो करता है, येलो टू येलो ऑरेंज शो करता है। जेंथोफिल येलो शो करता है। तो ये चीज़ आपका हो गया पेपर क्रोमेटोग्राफी से लीफ के जो पिगमेंट थे उसको हमने सेपरेट आउट करके ये देख लिया कि लीफ ग्रीन तो होती है, मोस्टली लीफ ग्रीन ही दिखती है, बट ग्रीन के अलावा उसका जो और कलर होता है वो इन पिगमेंटों की वजह से होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन पहला है तो ये बन सकता है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ पिगमेंट सेपरेट बाय लीफ थ्रो पेपर क्रोमेटोग्राफी या बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो हाउ मेनी, तो 4 टाइप ऑफ पिगमेंट सेपरेट बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। वो कौन कौन से हैं, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, जेंथोफिल है और कैरोटिनॉइड है। बस ये 2 वर्ड ध्यान रखना, पेपर क्रोमेटोग्राफी से हमने 4 पिगमेंट को सेपरेट किया और कलर भी। नाउ अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज द रोल ऑफ वेरियस पिगमेंट इन फोटोसिंथेसिस में ये जो पिगमेंट्स हैं इनका रोल क्या होता है। तो पिगमेंट सबस्टेंस दैट हैव एबिलिटी टू, पिगमेंट वो सबस्टेंस है, पिगमेंट क्या है, एक सबस्टेंस है जिसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सके, और वो भी सनलाइट एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की सनलाइट को एब्जॉर्ब करने की पिगमेंट के पास एबिलिटी होती है। ओके, अब आपसे एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या है, कैन यू गेस विच इज द मोस्ट एबंडेंट प्लांट पिगमेंट इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में मोस्ट एबंडेंट पिगमेंट कौन सा है प्लांट में, तो इसका आंसर आप लिख लीजिए साइड में, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए इज द मोस्ट एबंडेंट प्लांट पिगमेंट इन वर्ल्ड। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल ए। अब लेटेस्ट स्टडी ग्राफ शोइंग एबिलिटी ऑफ क्लोरोफिल ए पिगमेंट टू एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। अब हम ये देखेंगे कि जो क्लोरोफिल ए पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए पिगमेंट वो क्या कर रहा है, लाइट को एब्जॉर्ब, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब आपको पता है कि स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, आप 9th-10th में, पिछले 9th-10th क्लास में पढ़ते हुए चले आ रहे हो कि जो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट होता है मीन्स विबिग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये जो विबिग्योर है इसकी डिफरेंट वेवलेंथ होती है। तो किस वेवलेंथ की लाइट को क्लोरोफिल ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, किस वेवलेंथ की लाइट को क्लोरोफिल कम एब्जॉर्ब कर रहा है, या किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। किस में मिनिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है, किस वेवलेंथ पर, किस वेवलेंथ की लाइट पर, और किस वेवलेंथ की लाइट का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है, किसके द्वारा, क्लोरोफिल ए के द्वारा। तो इसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एनसीईआरटी ने यहाँ पे ये जो बताया है फिगर नंबर ए पे, ये है आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटिनॉइड पिगमेंट का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये ग्राफ है, ग्राफ नंबर ए। इस ग्राफ में अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे इन्होंने, यहाँ पे ये विबिग्योर आपका है, यहाँ पे विबिग्योर होना चाहिए, ठीक है, ये विबिग्योर होना चाहिए। तो इस विबिग्योर में आप अगर देखोगे तो ब्लू और रेड रीजन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ब्लू लाइट और रेड लाइट में ये जो पिगमेंट हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड, ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। अब अगर ब्लू के सीध में देखोगे तो क्लोरोफिल बी है, ये कैरोटिनॉइड है और ये क्लोरोफिल आपका
ए है, ये ब्लू लाइट वाली वेवलेंथ को ज़्यादा ऑब्जॉर्व कर रहा है। ऐसे रेड वेवलेंथ की लाइट को भी ज़्यादा ऑब्जॉर्व कर रहा है क्लोरोफिल ए। तो यहाँ पे सिर्फ हम क्लोरोफिल ए को फोकस करेंगे। अब इसमें ज़्यादा ध्यान से देखिए, ठीक है, एनसीईआरटी ने दिखाया। अब देखिए जरा यहाँ पे ये जो ब्लू लाइट है, ब्लू वेवलेंथ की लाइट है 450 से 500 के बीच, और इधर जो रेड वेवलेंथ की लाइट है मतलब 700 नैनोमीटर। तो यहाँ पे ब्लू में देखो क्लोरोफिल का एब्जॉर्प्शन, क्लोरोफिल की पिगमेंट की पीक ज़्यादा है। ऐसा रेड रीजन में भी क्लोरोफिल पिगमेंट की पीक ज़्यादा दिखा रही है, मतलब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा कर रहा है क्लोरोफिल पिगमेंट। इन लाइटों का एब्जॉर्प्शन, इन वेवलेंथ की लाइटों का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम दिखा रहा है। मिनिमम किस में दिखा रहा है? ग्रीन में दिखा रहा है और येलो में दिखा रहा है। ग्रीन और येलो में मिनिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है। मैक्सिमम किस में है? आपका रेड और ब्लू में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है। तो आपसे पूछा जाएगा कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल ए किस वेवलेंथ की लाइट को या किस कलर की लाइट का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करता है? तो ब्लू और रेड। या किस वेवलेंथ की लाइट का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करता है? 450 ब्लू लाइट की और 700 नैनोमीटर रेड लाइट की। ये हो गया इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आगे एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन पुट अप कर दिया कि फिगर 33.A को देखकर आप ये डिटरमाइन कर सकते हो कि क्लोरोफिल ए किस वेवलेंथ की लाइट को या कौन सी कलर ऑफ लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कर रहा है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है। तो आप इसको देख के आप बता सकते हो कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, अगर वेवलेंथ की बात करें तो 450 वेवलेंथ वाली लाइट और 700 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली लाइट का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कर रहा है क्लोरोफिल ए। और अगर कलर की बात करें तो ब्लू कलर और रेड कलर, ब्लू रीजन और रेड रीजन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है क्लोरोफिल ए। आई होप कि आंसर आपका इसका भी मिल गया होगा। और जहाँ पे ग्रेड आगे शो अनदर एब्जॉर्प्शन पीक और एनी अदर वेवलेंथ, तो वही आपका दिया हुआ है। नाउ अब हम फिगर 33.3b को अगर देखें, 33.3b को पहले आप फिगर देख लीजिए, फिर हम उसके आगे एनसीईआरटी की लैंग्वेज देखते हैं। 33.3 का ए देख लिया, अब बी देखिए जरा। बी में अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वाई एक्सिस पे दिखाया गया है। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यहाँ पे इस रीजन में और इस रीजन में ज़्यादा मैक्सिमम दिख रहा है। और ये रीजन किसका है? अगर आप देखिए तो ये है ब्लू और रेड रीजन, ये है आपका ब्लू और रेड रीजन। मैं यहाँ पे सीधे लिख देता हूँ क्योंकि ये है आपका ब्लू रीजन और ये आपका रेड रीजन। तो ब्लू रीजन और रेड रीजन में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होती है और इसको बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। और इन दोनों को एक साथ ग्राफ बनाया सी में उन्होंने दिखाया है कि किस वेवलेंथ की लाइट का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है और किस कलर की लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पे 400 से 450 नैनोमीटर की लाइट में फोटोसिंथेसिस भी मैक्सिमम है और एब्जॉर्प्शन भी मैक्सिमम है। तो जो ब्लैक कलर की, ये जो ब्लैक से दिखाया गया है, ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है और ये कलर है, ये है आपका एब्जॉर्प्शन। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ब्लू कलर की लाइट में 450 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट में होता है और ब्लू कलर की जो लाइट है उसका वेवलेंथ इतना होता ही है। और इसे रेड कलर की लाइट में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये ग्राफ में दिखाया गया है और यही चीज़ आपकी लैंग्वेज में यहाँ पे एनसीईआरटी ने लिख रखा है। लैंग्वेज में उन्होंने क्या बताया है? 33.b में ये बताया कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस प्लांट में जो अकर हो रहा है उसको शो किया गया है, किस वेवलेंथ पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस प्लांट में अकर्स होते हैं। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल ए ब्लू और रेड रीजन में होता है। क्लोरोफिल ए के द्वारा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ब्लू और रेड रीजन में देखने को मिलता है और इसी रीजन में हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी शो होती है। तो हेंस इसीलिए हम बोल सकते हैं, हम कंक्लूड कर सकते हैं कि क्लोरोफिल ए चीफ पिगमेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस के लिए चीफ पिगमेंट कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए। तो ये बात हो गई एक्शन स्पेक्ट्रम की और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का फोटोसिंथेसिस के लिए। तो सिंपल सा इसमें यही सीखने को मिला कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किस में होती है? ब्लू और रेड में। मिनिमम किस में होती है? तो ग्रीन और येलो में। मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन दोनों ब्लू और रेड में होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे आ गया। आपने पेपर क्रोमेटोग्राफी से चारों पिगमेंट भी सेपरेट कर लिया। चलिए नेक्स्ट नाउ अब एनसीईआरटी वही बोल रही है कि ये ग्राफ अभी पीछे हम लोग देखे हैं उसमें मोस्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ब्लू और रेड रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम में देखने को मिलता है। कुछ फोटोसिंथेसिस, थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस अदर वेवलेंथ ऑफ लाइट में भी देखने को मिलता है, बट थोड़ा बहुत। तो वही बात होगी, मिनिमम अगर पूछेगा तो आप ग्रीन बताओगे और येलो बताओगे, मैक्सिमम पूछेगा तो आप ब्लू और रेड बताओगे। क्लोरोफिल इज ए मेजर पिगमेंट जो कि लाइट को ट्रैप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अदर थैलेक्वाइड पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, कैरोटिनॉइड ये एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं।
क्लोरोफिल के अंदर जो थायलाकोइड्स पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल ए तो मेन पिगमेंट हो गया जो लाइट को ट्रैप करता है, बाकी जो अदर पिगमेंट हैं क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड, ये एक्सेसरी पिगमेंट होते हैं। इनका रोल क्या होता है? तो इनका रोल होता है कि ये जो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, लाइट को एब्जॉर्ब करके ट्रांसफर करेंगे, क्लोरोफिल एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे क्लोरोफिल ए के पास, क्लोरोफिल ए के पास। अच्छा, इनका ये तो काम होता है ये कि ये लाइट को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर करते हैं, साथ ही साथ ये क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट भी करते हैं। क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट भी करते हैं। नाउ व्हाट इज द लाइट रिएक्शन? तो लाइट रिएक्शन जस्ट अभी हम लोग जब स्टार्ट कर रहे थे थोड़ा सा इस पे बात हो चुकी है, यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए, एक बार रिकॉल करवा दे रहा हूँ मैं। लाइट रिएक्शन, तो टॉपिक नंबर 13.5 व्हाट इज द लाइट रिएक्शन? तो लाइट रिएक्शन देखने से पहले जस्ट पीछे की चीज़ें थोड़ा रिकॉल कर देते हैं। पीछे में एक चीज़ हमने टॉपिक देखा था हम लोगों ने, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। वहाँ पे देखा था कि लाइट रिएक्शन जो होती है वो ग्रेना में होती है, और ग्रेना में जब लाइट रिएक्शन होती है तो एटीपी, NADPH और O2 की सिंथेसिस होती है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होती है। और डार्क रिएक्शन जो होती है वो स्ट्रोमा में होती है, स्ट्रोमा में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, मीन्स स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। खैर, यहाँ पे हमको लाइट रिएक्शन को सेपरेटली देखना है, और यहाँ पे प्रोडक्ट की बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन लाइट रिएक्शन होता कैसे है? तो लाइट रिएक्शन में क्या इन्वॉल्व होगा? लाइट रिएक्शन में ये क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स, पिगमेंट मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे। इस पिगमेंट्स में 1000 पिगमेंट मॉलिक्यूल होते हैं, इसमें से क्लोरोफिल ए को बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। जो क्लोरोफिल होता है वो रिएक्शन सेंटर का काम करता है। अगर पूछा जाए क्लोरोफिल रिएक्शन सेंटर कौन सा पिगमेंट मॉलिक्यूल होता है, तो क्लोरोफिल ए जो होता है वो रिएक्शन सेंटर का काम करता है। बाकी जो अदर पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल के अलावा, लाइक कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल, क्लोरोफिल बी, ये जो पिगमेंट होते हैं वो एक्सेसरी पिगमेंट का काम करते हैं। ये भी हमने पीछे देख रखा है, एक्सेसरी पिगमेंट का काम करते हैं। अब आते हैं जरा हम लाइट रिएक्शन पर। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, पहले इसको जरा सा ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। अच्छा, इसके अलावा एक्सेसरी पिगमेंट, जो भी एक्सेसरी पिगमेंट है वही बनाएंगे आपका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये एक्सेसरी पिगमेंट ही कंबाइंड करके मिलके लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, शॉर्ट में बोले तो LHC का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे फोटॉन गिर रहा है इस क्लोरोफिल पिगमेंट पे, इस पिगमेंट मॉलिक्यूल पे। ये फोटॉन की लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, देखो ये जो पिगमेंट का मॉलिक्यूल है ये एनर्जी को ट्रांसफर रखा है दूसरे पिगमेंट मॉलिक्यूल के पास, ऐसे एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है थर्ड वाले के पास, फिर ये पहुंच गए रिएक्शन सेंटर के पास, मीन्स क्लोरोफिल ए के पास। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर जाएगा इलेक्ट्रॉन प्राइमरी एक्सेप्टर के पास, फिर उसके बाद आपका एनर्जी रिलीज होना, जो हाई एनर्जी इंटरमीडिएट केमिकल इंटरमीडिएट है वो बनना स्टार्ट होंगे। खैर, अब आते हैं लैंग्वेज पे जरा। तो लाइट रिएक्शन या फोटोकेमिकल फेज इसी को बोलते हैं। तो लाइट रिएक्शन या फोटोकेमिकल फेज में क्या क्या होता है? लाइट का एब्जॉर्प्शन पहले होगा, क्लोरो जो पिगमेंट्स मॉलिक्यूल है लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, वाटर की स्प्लिटिंग होती है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होता है, और हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट लाइक ATP और NADPH का फॉर्मेशन होता है। इतनी चीज़ें होती हैं लाइट रिएक्शन में। अब लाइट रिएक्शन प्रोसेस में कई सारे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें जो पिगमेंट ऑर्गेनाइज होता है वो दो फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC के साथ दो फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स PS फर्स्ट और PS सेकंड ये होता है। PS फर्स्ट पूरा बोले तो फोटो सिस्टम फर्स्ट, और PS सेकंड मीन्स फोटो सिस्टम सेकंड। अच्छा, ये जो PS फर्स्ट और PS सेकंड का नेमिंग की गई है, ये नेमिंग डिस्कवरी, सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी के बेसिस पे की गई है। मतलब पहले PS फर्स्ट की डिस्कवरी हुई, देन PS सेकंड की डिस्कवरी हुई, ना कि इसके फंक्शन के बेसिस पे, नॉट द सीक्वेंस इन विच दे फंक्शंस ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। तो फंक्शन के बेसिस पे इनका नेमिंग नहीं की, बल्कि डिस्कवरी के बेसिस पे, डिस्कवरी के सीक्वेंस के बेसिस पे इसका नाम PS फर्स्ट और PS सेकंड दिया गया है। अब LHC की बात करें तो जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है LHC, ये बना होता है 100 ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल से, 100 ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल, और ये प्रोटीन से बाउंड होता है। ईच फोटोसिस्टम के पास ऑल द पिगमेंट फार्मिंग लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, जिसे बोलते हैं एंटीना, बस क्लोरोफिल ए को छोड़कर। फोटो सिस्टम में जितने भी पिगमेंट हैं सभी पिगमेंट मिल के लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाते हैं, जिसको एंटीना बोलते हैं, सिर्फ क्लोरोफिल ए को छोड़कर। और ये सारे पिगमेंट फोटोसिंथेसिस को मोर इफिशिएंट बनाने में मदद करते हैं, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करके। सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल ये रिएक्शन सेंटर का फॉर्मेशन करता है। रिएक्शन सेंटर जो क्लोरोफिल ए है ये दोनों फोटो सिस्टम में डिफर होता है। PS फर्स्ट में रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जिसको P700 बोलते हैं, इसीलिए PS2
मैक्सिमम 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए PS2 को P680 भी बोलते हैं। तो ये तो बात हो गई लाइट रिएक्शन की एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर।